So, hello everyone. Today I am going to discuss about the important topic of cell chapter, right? The class 9 fundamental unit of life. कुछ क्वेश्चंस जो मोस्टली हर स्कूल में पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को हम आज डिस्कस करेंगे। इससे आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा और जो बच्चे यूट्यूब के चैनल के माध्यम से जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनका रिवीजन भी हो जाएगा। इफ दे वांट्स टू कंटिन्यू विद द सेम स्टडीज टॉपिक सारी हम अभी डिस्कस करेंगे पहले चैप्टर का, ताकि आप उसको बेहतर ढंग से समझ सकें और एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, हु डिस्कवर सेल। तो सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, लेकिन वहां पे भी क्वेश्चन बदल जाती है। एक, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, आप लोग रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, लिविंग सेल एंड नॉन लिविंग सेल। मैं सब कुछ बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, मैं रिपीट करता जा रहा हूँ क्वेश्चन, ताकि कम समय में ये वीडियो कंप्लीट हो जाए, एक चैप्टर हमारा पूरा अच्छे से रिवाइज हो जाए। लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एंटन वॉन ल्यूवेनहोक, ये याद रखना है। शॉर्ट में बच्चे आप लोग ये भी याद रख सकते हैं, दैट इज ल्यूवेनहोक। और जो नॉन लिविंग सेल है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। दोनों चीजें हैं, तो याद रखना है। कभी कभी पेपर में दोनों चीजें अलग अलग पूछ ली जाती हैं, तो ल्यूवेनहोक इतना नहीं जानना है अभी, नॉर्मल आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि लिविंग सेल की डिस्कवरी ल्यूवेनहोक ने करी, नॉन लिविंग सेल की डिस्कवरी एंटन वॉन ल्यूवेनहोक की जगह रॉबर्ट हुक ने करी, ये याद रखना है। फिर जो दूसरा पार्ट है हमारा, मतलब डिस्कवरी हो गई पूरी, डिस्कवरी ऑफ सेल, वेदर इट इज लिविंग एंड नॉन लिविंग, राइट। फिर सेकेंड पार्ट हो गया हमारा सेल थ्योरी। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय एम स्लाइडेन टीचर, एम स्लाइडेन टीचर, एम स्लाइडेन टीचर। दिस वाज द सेल थ्योरी, राइट। फिर दूसरा है इसी के साथ पैरेलल सवाल, व्हाट इज मॉडर्न सेल थ्योरी। So the modern cell theory was given by Rudolf Virchow. That is the omnicellular e-cellular. मतलब जो सेल थ्योरी थी हमारी तीन स्टेटमेंट में, पहला ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल, दूसरा स्टेटमेंट था सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब बेसिक की जगह कुछ बच्चे लिखते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो सारे स्टेटमेंट सेम है, तो कहीं भी कोई डाउट ना है आपके अंदर। और फिर थर्ड वन इज एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब इसका क्या मतलब है, एवरी सेल राइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल का मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं अगर कोई लिविंग कंपोनेंट है तो वो लिविंग को ही प्रोड्यूस करेगा, या यूं कह सकते हैं आप कि एक लिविंग सेल किसी लिविंग सेल से ही प्रोड्यूस होता है। दैट्स व्हाई वी यूज द वर्ड अ सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। फिर जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक हो गया मॉडर्न सेल थ्योरी, तो सेल थ्योरी हमने करा लिया, सेल थ्योरी। अब इसी में हमारा हो गया मॉडर्न सेल थ्योरी, ठीक है। मॉडर्न सेल थ्योरी वाज गिवन बाय रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने क्या कलाकारी करी देखिए आप, क्या मतलब दिमाग लगा दिया। उसी तीन स्टेटमेंट के लिए उन्होंने एक प्रोवर्ब या फ्रेज टाइप का स्टेटमेंट दिया, दैट इज ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। बातें वही थी, वही तीनों स्टेटमेंट जो अभी मैंने आपसे बताया, उसी के लिए एक सिंगल स्टेटमेंट क्रिएट किया, एंड ही सजेस्टेड दिस इज अ मॉडर्न सेल थ्योरी एंड द गिवन बाय ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। क्लियर। फिर ये थर्ड साइंटिस्ट है हमारे पुरकिंजे, इनका नाम आपके एनसीईआरटी में रिटन है। पुरकिंजे वाला साइंटिस्ट हु गेव द वर्ड प्रोटोप्लाज्म, मतलब फ्लूइड इनसाइड द सेल, ठीक है। जो सेल्स के अंदर फ्लूइड है, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, आप उसको एक साथ रिलेट कर सकते हैं 9th क्लास के स्टैंडर्ड में। आपको सरप्राइज भी होगा कि यही चीज हम बच्चों को नीट लेवल पे भी पढ़ा रहे हैं। क्लास 11th में भी सेम चैप्टर थोड़ा सा वास्ट हो जाएगा, तो जो बच्चा अभी अच्छा से पढ़ेगा उसके लिए 11th की क्लास बहुत आसान हो जाती है, ठीक है। तो थर्ड टॉपिक वाज वर्ड प्रोटोप्लाज्म, राइट। हम छोटे छोटे टॉपिक्स के फॉर्म में हम आपको रिवाइज करा दे रहे हैं ताकि आसान हो जाए। आप फर्दर इसको यूट्यूब चैनल पे भी इस वीडियो को आप इजीली देख सकते हैं, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर सकते हैं ताकि उनको भी इस बात का एडवांटेज मिल सके। फिर फोर्थ है हमारा सारे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। ऑब्वियसली वो सारे कंपोनेंट जो सेल के अंदर है, भाई हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि सेल एक लिविंग कंपोनेंट है, और लिविंग कंपोनेंट का मतलब हो गया कि एवरी बायोलॉजिकल प्रोसेस माइट बी कंट्रोल्ड बाय द डिफरेंट कंपोनेंट्स जो सेल के अंदर है। मतलब एक सेल के पास कई सारे फंक्शंस करने के लिए अलग अलग कंपोनेंट हैं, तो उसको नाम दे दिया गया सेल ऑर्गेनल। सेल के अंदर का पार्ट इज कॉल्ड सेल ऑर्गेनल, ठीक है। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं सेल ऑर्गेनल। मतलब अब उस सेल ऑर्गेनल्स में बहुत सारे नाम हैं, कुछ नाम मैं मेंशन कर रहा हूं। शुरुआत करते हैं न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस के बाद न्यूक्लियोलस भी है हमारा, फिर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, फिर हमारा प्लास्टिड है, फिर है ईआर फिर दो तरह का है, एसईआर, आरईआर, ठीक है। फिर है राइबोसोम, फिर है हमारा लाइसोसोम,
इसके बाद क्या बच रहा है यार देखिए मुझे, प्लास्टिड्स नहीं प्लास्टिड में हाँ लिख चुका हूँ। फिर है राइबोसोम भी हो गया, फिर हमारा सेंट्रोसोम है ना, ये आपकी बुक में है सेंट्रोसोम, ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। एक एक करके हम इन सबको भी डिस्कस करेंगे। फिर से एक बार चेक कर लीजिए क्या लिखा मैंने, न्यूक्लियस, फिर लिखा न्यूक्लियोलस है ना। शॉर्ट में मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ ताकि कम टाइम में ये वीडियो बनाई जा सके, पूरा चैप्टर आपके काम का हो जाए। पूरा एक ही वीडियो में सारी चीजें आप इजीली आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा है ना। तो जो हम डिस्कस कर रहे थे, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम एंड देन सेंट्रोसोम। एंड वन मोर इज लेफ्ट जो आप लोगों को शायद नहीं लिखा अभी तक, दैट इज गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडी या प्लांट में हम इसको क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम। मैं शॉर्ट लिख रहा हूं ठीक है ना, तो डोंट गेट कंफ्यूज ताकि टाइम कम लगे, काम हो जाएगा। अब आप देखिए न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ सेल, सेंटर ऑफ सेल, मास्टर ऑफ सेल, कंट्रोलर ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि इट कंट्रोल ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। मतलब कहीं ना कहीं हर सेल ऑर्गेनल्स पे उनकी एक अपनी एक्टिविटी, एक कंट्रोल होती है, तभी हम न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल, सेंटर ऑफ द सेल कहते हैं। डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, याद रखना, रॉबर्ट हुक सेल की डिस्कवरी, रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस की डिस्कवरी, रॉबर्ट फॉन्टेना न्यूक्लियोलस की डिस्कवरी, ठीक है, रॉबर्ट फॉन्टेना, राइट। देन वी हैव न्यूक्लियोलस, इसका भी काम सेल डिवीजन में ही है, ठीक है। इतना पॉइंट है काफी समझने के लिए, इसके बारे में ज्यादा अभी पढ़ना नहीं है। देन वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया, इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल, साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, तो न्यूक्लियस समझ में आ गया। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा है साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, फिर है पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस एटीपी एंड एटीपी इज बेसिकली प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। आपको ये चीज याद रखनी है कि जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है उसी को हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। ये फर्दर आप 10th में भी पढ़ेंगे, क्लास जो फर्दर आगे की क्लासेस होंगी। तो साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इज माइटोकॉन्ड्रिया। एक यूनिक चीज जो याद रखनी है आपको माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के बारे में, दैट इज व्हाट, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए और राइबोसोम दोनों होता है। उसके लिए एक वर्ड आ गया स्ट्रेंज ऑर्गेनल, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, कई सारी बातें हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया को डिफरेंशिएट करती है दूसरे से। समटाइम्स आपको ये भी याद रखना चाहिए कि क्यों हम माइटोकॉन्ड्रिया को स्ट्रेंज ऑर्गेनल कहते हैं, तो बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया अपना डीएनए खुद बना लेता है, तो वो खुद की कॉपी भी बना सकता है ना। बायोलॉजिकल वर्ड आता है रेप्लिकेट कर सकता है, डीएनए की कॉपी भी बना सकता है, और माइटोकॉन्ड्रिया अपना माइटोकॉन्ड्रिया का भी कॉपी क्रिएट कर सकता है। दैट्स व्हाई दे आर वेरी स्ट्रेंज, और ये प्लास्टिड के साथ भी है। हाँ, स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स के नाम से भी जाना जाता है। दे आर आल्सो नोन एज ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स एज वेल, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स, कई सारे वर्ड्स यूज करते हैं हम। हाँ, प्लास्टिड कभी क्यों, बिकॉज दे हैव ओन डीएनए एंड राइबोसोम, ये रीजन याद रखना है, ठीक है। देन वी हैव प्लास्टिड, किचन ऑफ द सेल। इसको फिर डिफरेंशिएट किया गया प्लास्टिड को, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट को कहा कलर प्लास्टिड, कलर का मतलब हो गया प्लांट्स में जितने भी कलर्स आप अलग अलग देख रहे हैं, जितने तरह के फ्लावर्स देख रहे हैं, सबके अपने अपने कलर्स हैं, है ना। तो जो कलर्स हैं एक्सेप्ट ग्रीन, हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया अभी, हम लोग डिस्कस कर लिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। दो टॉपिक था वहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस और डिटॉक्सिफिकेशन, जो सबसे ज्यादा एग्जाम्स में आता है, ठीक है। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, इसका मतलब क्या है समझिए जरा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब बनता है ना, बायोजेनेसिस का मतलब होता है बनना, सिंथेसाइज करना, लिविंग कंपोनेंट का। तो व्हेनेवर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मतलब सिंपली शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। वैसा कहा क्यों हमने, व्हाई इट इज सेड टू बी एज अ मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, इसको समझ लेते हैं। जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, उसमें मोस्टली जो दो कंपोनेंट हैं उसके कंस्टिट्यूएंट जिससे वो बनता है, विच इज प्रोटीन एंड लिपिड। लिपिड को हम फैट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटीन और फैट जो बनाता है वो हमारा एसीआर और आरईआर मिलके बनाता है। एसीआर हमारा लिपिड बनाता है और जो आरईआर है वो प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। और तो दिस इज द रीजन कि जो भी ये दोनों कंपोनेंट बना रहा है, प्रोटीन और लिपिड, ये पूरे के पूरे कहां यूज हो रहा है, मेम्ब्रेन के बनने में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिंथेसिस में। इसीलिए हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पांसिबल फॉर मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फिर एक और टॉपिक आता है यहाँ पे क्वेश्चन में,
डिटॉक्सिफिकेशन। ये काम एसईआर का है। किसका है? एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये मेनली क्या करता है, जो ड्रग्स एंड केमिकल्स हमारी बॉडी में समहाउ इट कम इनटू योर बॉडी, हम खाना खाते हैं, फूड्स खाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, तो कई सारी चीजें जो केमिकली ट्रीटेड हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं एंड दे आर नॉट गेटिंग यूटिलाइज। तो ऑब्वियसली वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, उसको सेल से बाहर करना है, एग्जिट मतलब निकाल देना है, डिटॉक्सिफाई करना है। या दूसरे बाई प्रोडक्ट्स जो हमारे सेल्स में प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हमारे लिए टॉक्सिक हो सकते हैं, उनको रिमूव करना है। तो हम उसे क्या कहते हैं, हर्बल detoxification, removal of toxic substance, and it is actually performed by the endoplasmic reticulum or SCR. Clear? This process is called detoxification. Then we have ribosome. Shashwat, what is ribosome? Protein factory. Protein factory. It means it is a site of protein synthesis. मतलब राइबोसोम इकलौता ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसके अंदर प्रोटीन बनता है, राइट? So that's why they are protein factory. Then we have lysosome. यहाँ भी बिल्कुल सही, लाइसोसोम भी कई सारे रोल परफॉर्म करता है। अब उसको भी समझना है जरा। पहली चीज तो ये याद रखनी है, जो इसका डाइजेस्टिव जूस है या डाइजेस्टिव एंजाइम है वो कौन बनाता है? गोल्गी बॉडी। ठीक है, लाइसोसोम भी गोल्गी बॉडी बनाता है, इसका एंजाइम भी गोल्गी बॉडी ही बनाता है। काट दिया था इसलिए एसईआर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिस्पांसिबल फॉर डाइजेस्टिव जूस फॉर्मेशन फॉर द लाइसोसोम एंड जो गोल्गी बॉडी का जो वेसिकल है दे एक्चुअली प्रोड्यूसेस लाइसोसोम। ठीक है, क्लियर? उसके बाद यहाँ पे एक वर्ड आता है कई सारा, एक आता है ऑटोफेगी, ऑटोफेगी, दूसरा आता है स्कैवेंजर ऑफ द सेल, है ना? स्कैवेंजर ऑफ द सेल मतलब जितने भी डेड और डिब्राइस होती है सेल की हमारे बॉडी में, उन सबको वो डिकम्पोज करने का भी काम करता है। जो सेल के जो यूजलेस मटेरियल्स हैं या सेल के जो वो पार्ट्स हैं जो हमारे काम का नहीं है, या जो सेल जिसका लाइफ साइकिल खत्म हो गया है, उसको डिकम्पोज करने का काम भी हमारा लाइसोसोम में प्रेजेंट एंजाइम से वो करते हैं। फिर बात आती है कि इसको सुसाइडल बैग हम क्यों कहते हैं, व्हाई वी से लाइसोसोम एज अ सुसाइडल बैग। तो इसके लिए जो आंसर आपको दिमाग में रखना है वो ये है सिंपली कि अगर लाइसोसोम बर्स्ट हो गया या उसका एंजाइम समहाउ इट केम आउट ऑफ द सेल, आउट ऑफ द ऑर्गेनल, तो क्या होगा, वो पूरे का पूरा सेल के कंपोनेंट्स को क्या करेगा, डाइजेस्ट कर देगा, किल कर देगा। दैट्स व्हाई हम लाइसोसोम को सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद ऑटोफेगी, ये बायोलॉजिकल वर्ड है। ऑटो का मतलब सेल्फ, फेगी मतलब डिस्ट्रक्ट करना, खुद को डिस्ट्रक्ट करने का प्रोसेस भी ऑटोफेगी कहलाता है। ठीक है, देन वी हैव अ सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम्स हमारे क्रोमोसोम्स का एक कंपोनेंट है, सेंटर का एक पार्ट है जहां से क्रोमेटिन फाइबर्स जो है, अगर हम स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाएं थोड़ा सा, ये मान लीजिए क्रोमोसोम है या सेंट्रोमियर है। ये जो सेंटर पार्ट है जिससे क्रोमेटिन फाइबर्स आपस में जुड़ी हुई हैं, इन्हीं को हम सेंट्रोसोम्स कहते हैं। ठीक ना? इट हेल्प्स इन सेपरेशन ड्यूरिंग माइटोसिस और मियोसिस, सेल डिवीजन में क्रोमोसोम्स को सेपरेट करने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट हेल्प्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। देन द लास्ट वन इज द गोल्गी एपैरेटस। गोल्गी एपैरेटस का काम है, इसको गोल्गी बॉडी भी कहते हैं, लेकिन डिक्टियोसोम वर्ड यूज करते हैं प्लांट सेल के लिए। मतलब यही गोल्गी बॉडी अगर प्लांट में है तो हम इसको डिक्टियोसोम कहते हैं। इसका काम हो गया ट्रांसपोर्टिंग एंड पैकेजिंग करना, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। सेल से कोई भी चीज जो कोई और बना रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है, उसकी जरूरत कहीं और हो रही है सेल में, तो उन सभी कंपोनेंट्स को एक जगह मटेरियलाइज करेगा, पैकेट बनाएगा और फिर उसको कहीं ना कहीं वो सेल के अंदर जहां उसकी जरूरत है वहां उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। उसके बाद साथ ही साथ जो इसमें छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं, अगर आप स्ट्रक्चर देखें रफ स्केच, छोटे छोटे वेसिकल्स जो होते हैं गोल्गी एपैरेटस में, जिसको हम वेसिकल कह रहे हैं, ये वेसिकल्स लाइसोसोम बनाने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मतलब लाइसोसोम बनाने का काम भी किसके पास है, गोल्गी एपैरेटस के पास। तो ये था हमारा गोल्गी एपैरेटस और इसका रोल। तो दिस इज ऑल अबाउट द जिस्ट ऑफ द चैप्टर सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। एक टॉपिक और रह गया, प्लाज्मोलिसिस और डीप्लाज्मोलिसिस, दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो एंड आई होप कि आप उसको देख लीजिएगा एक बार। इसको अगर फिर से हम समझा दें साथ में ताकि एक जगह इकट्ठा हो जाए। Plasmolysis, shrinkage of the protoplast towards cell wall is called plasmolysis. It occurs in hypertonic solution, याद रखना है, and it is due to the it occurs due to the exoosmosis. श्रिंकेज कब होगा, जब कंटेंट बाहर जाएगा, वाटर का मूवमेंट बाहर की तरफ होगा, और जब बाहर की तरफ होगा तो ऑटोमेटिकली सेल की जो पूरे कंटेंट है वो सब सेल वॉल की तरफ श्रिंक करके एक तरफ इकट्ठे हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस। अब उस सेल को जो प्लाज्मोलाइज्ड है, जिसका सारा का सारा कंटेंट सेल कंपोनेंट एक तरफ श्रिंकेज है, उसको वापस अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल देंगे तो फिर से वो सेल डीप्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा, सेल का फिर से दोबारा रीगेन कर लेगा प्रॉपर शेप, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल। दो बायोलॉजिकल वर्ड, एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस।
Exoosmosis responsible for what? Plasmolysis. And endoosmosis is responsible for deplasmolysis. ये चीजें आपको याद रखनी है। वो कि ये सारा का सारा टॉपिक हो गया। एक टॉपिक और रह गया, सॉरी, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन इज द प्रोसेस ऑफ सेल रिप्रोडक्शन। जब एक सेल कई सारे सेल्स को प्रोड्यूस करेगा ग्रोथ के टाइम में या नॉर्मल कंडीशंस में, तो उसको हम सेल डिवीजन कहते हैं या सेल रिप्रोडक्शन कहते हैं या सेल ग्रोथ भी आप कह के इसको समझ सकते हैं। ये दो तरह के, माइटोसिस एंड सेकंड वन इज मियोसिस। माइटोसिस नॉर्मल सेल्स में होता है, मियोसिस सेक्स सेल में होता है, या हम सेक्स सेल की जगह हम सिंपली गैमिट्स कह सकते हैं, मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट। ठीक है, माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, क्योंकि जो भी सेल्स क्रोमोसोम्स के साथ है, तो जो नए सेल्स बनाएंगे जिसको हम डॉटर सेल कह रहे हैं, डॉटर सेल्स में नॉर्मल जो क्रोमोसोम्स की संख्या होगी वही होगी जो मतलब मदर सेल्स में है, तो दैट इज कॉल्ड माइटोसिस। लेकिन मियोसिस में जितनी संख्या क्रोमोसोम्स की होगी मदर सेल में, उससे रिड्यूस होकर हाफ हो जाएगा मियोसिस में, जो कि डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करेंगी। यही कारण है कि मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं और माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द Sir, can you please explain vessels? vesicles. Vesicles are actually present in the Golgi apparatus, which इसका जो मेन फंक्शन है, जो मेन रोल है, लाइसोसोम बनाने में ये हेल्प करता है, which is the component of your Golgi apparatus. ठीक है।